आता है, जो भी अभी तक बताया था कि मतलब ऑक्साइड में चेंज कर लेंगे, उसके बाद उसको रिड्यूस कर देंगे मेटल में। तो कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं इसके, तो जिनसे मतलब इनको समझ सकते हैं, मतलब कैसे रिड्यूस होता है, तो क्या फैक्टर होते हैं इनके रिड्यूस, ये इसको रिड्यूस कर देता है, ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, तो इसके इतने टेम्परेचर पे ये रिड्यूस हो रहा है, इतने टेम्परेचर पे ये रिड्यूस नहीं हो रहा। तो इसके लिए मतलब ये है कि मतलब कौन सा मेटल है, कौन सा ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, कौन से को नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ें हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखते हैं थर्मोडाइनमिक्स प्रिंसिपल। थर्मोडाइनमिक्स प्रिंसिपल, तो थर्मोडाइनमिक्स में क्या है कि जैसे कोई भी वो है, उसको ऑक्साइड से उसमें रिड्यूस कर रहे हैं। जैसे ये था, Zn+O2 है, ये ZnO से इधर जा रहा है हमारा। तो इसके लिए क्या है कि जो पहले ये किसी भी थर्मोडाइनमिक रिएक्शन के लिए डेल्टा जी दी जाती है, डेल्टा एच माइनस के टी डेल्टा एस। ये क्या होती है? गिब्स फ्री एनर्जी। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये टेम्परेचर, ये एंट्रोपी चेंज, एंथैल्पी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो ये क्या करती है कि जो अगर ये इसकी वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा जी लेस देन 0, तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। अब ये चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, या चाहे ये पॉजिटिव हो, चाहे ये नेगेटिव हो, कुछ भी हो, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू नेगेटिव हो तो वो रिड्यूस करेगी, तो वाला रिएक्शन होगी, वो स्पॉन्टेनियस होती है, जिसमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये रिड्यूस, कौन सा मेटल किसको रिड्यूस कर देगा, कौन से किसको रिड्यूस कर देगा, इसके लिए मतलब एक चीज आती है, मतलब जो इसी पे डिपेंड है कि जो ऑक्साइड की गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होता है इतने टेम्परेचर पर इधर से जाने में, मेटल में जाने में, वो नेगेटिव होना चाहिए, तो वो चेंज स्पॉन्टेनियस होगा। तो इसी बेसिस पे, तो इसको समझने के लिए जैसे एक दिया गया था एलिंगम डायग्राम, इसमें क्या है, जैसे मैंने एक मिनट वो, जैसे ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी? अब जैसे ये डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है और डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरी, यदि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, अब ये दोनों नेगेटिव ले सकते हैं, जैसे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है, बट डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच होना चाहिए, टी डेल्टा। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, टी डेल्टा एस की वैल्यू है, वो भी नेगेटिव होनी चाहिए, पर इससे ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, तो डेल्टा जी क्या होगा? ओवरऑल 0, तो भी स्पॉन्टेनियस होगी। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, डेल्टा एस की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो वो वाला चेंज नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज। और भी है कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो गई, डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है,
एस की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, एस की वैल्यू नेगेटिव हो गई, एस की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, बट ये जो डेल्टा एच है इसकी वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, ये टी डेल्टा एच से, तो डेल्टा जी लेस देन 0, तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये चीज थर्मोडायनामिक के लिए एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, एक्सप्लेनेशन कि मतलब कौन सी रिएक्शन वो होगी स्पॉन्टेनियस, कौन सी नहीं होगी। हाँ, तो ये जो एलिंगम ग्राफ है, ये इनके ये डेल्टा जी ऑक्साइड की कितनी चेंज हुआ, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, जब वो मेटल में रिड्यूस हो रहे हैं, और ये टेम्परेचर रेंज। तो इसमें क्या है कि जो मेटल है जो गिब्स फ्री एनर्जी में यदि ज़्यादा कम हो रही है, तो मतलब वैल्यू नेगेटिव होगी, तो वो उसको रिड्यूस कर देगी। जैसे जो इसमें ये होता है, जैसे जिसकी वैल्यू कम होती है, जो नीचे ग्राफ होता है ना, जो नीचे ग्राफ होता है जैसे इसका, जैसे ये है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, और ये जिंक का है, तो इसके लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है जब चेंज हो रहा है। तो एक सीरीज होती है, उसमें क्या होता है, वो ये होती है, उसमें जो नीचे नीचे है उसकी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू दी होती है। जैसे ये Mg है, एल्युमिनियम टैलियम, ये याद करने की है, क्रोमियम कार्बन Fe, निकिल Hg Ag, यदि इसका ऑक्साइड है ये सबको रिड्यूस कर देगा, क्योंकि इसका ग्राफ नीचे नीचे है, तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, मतलब ज़्यादा चेंज हो रहा है इसमें, मतलब नेगेटिव चेंज। तो ये सबके इसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, इसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, इसके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा, पर ये इसके ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ना इसके कर पाएगा, ना इसके, बल्कि इनको कर देगा। तो ये होता है इसमें। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने की, मतलब ये ग्राफ जब चेंज होता है, तो जब टेम्परेचर, जैसे ये है यहाँ पे, अगर इसके ग्राफ ऐसे होता, जैसे पहले यहाँ है, तो और एक ये ग्राफ है ये, तो इस वाली कंडीशन पे तो ये इसको रिड्यूस कर रहा है ऊपर वाले को, लेकिन इस टेम्परेचर रेंज से ऊपर इसका ग्राफ ये हो गया, तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। ये चीज़ ध्यान रखने की इसमें। तो ये मतलब ये सीरीज होती है इसमें, ये एलिंगम ग्राफ है, इसके बेसिस पे हम ऑक्साइड की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। जो इसी पे ही है, जो अब जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे फेरस का जब हम मतलब वो करते हैं, मेटलर्जी प्रोसेस करते हैं, तो उसमें कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसके लिए आता है ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं इसका रिडक्शन, ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं इसका प्रोसेस, ब्लास्ट फर्नेस फेरस के लिए, Fe के लिए। तो ये क्या होती है, एक 70-80 फुट वाली मतलब फर्नेस होती है, बहुत बड़ी। तो ये इसमें यहाँ से एयर फ्लो हो रही है, एयर फ्लो हो रही है, यहाँ पे ये और है, यहाँ पे एयर फ्लो हो रही है, यहाँ पे टेम्परेचर रेंज होती हैं, इसमें टेम्परेचर रेंज होती हैं, उसमें मतलब इसको यहाँ से ड्रॉप कराते हैं और इसमें बर्न कराते हैं इसको। तो ये मतलब ऐसा है, मतलब ऊपर वाला डायग्राम वैसे। तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर रेंज के हिसाब से रिएक्शन होती है। तो इसमें नीचे क्या बनता है, स्लैग बनता है, उसको सेपरेट कर लेते हैं यहाँ से,
यहाँ पे मतलब प्योर मेटल मिल जाता है यहाँ पे। तो इसमें क्या क्या रिएक्शन होती है, मतलब ये मतलब डायग्राम भी दिया हुआ है मतलब एनसीईआरटी में। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जब ये होता है मैग्नेटाइट, इसको सीओ के प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं। इसका पिछले वाले में बताया था कि मतलब कार्बन या फिर सीओ के प्रेजेंस में, कार्बन और सीओ इसमें रहता है, इसमें फर्नेस में। तो ये 2Fe3O4 इसमें चेंज हो जाता है, जो इसका मैग्नेटाइट है इसमें चेंज हो जाता है, प्लस CO2। उसके बाद जो ये है, इसको इसकी CO2 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो ये 3FeO प्लस CO2, यहाँ से CO2 निकलती है, यहाँ से इसमें ये होती है। और जो है एक और है, जो ये लाइमस्टोन, ये गर्म होता ही है, ये जब हीट होता है तो ये CaO प्लस CO2। अब इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज इसलिए किया जाता है कि ये सिलिकेट इम्प्योरिटी को रिमूव कर देता है, मतलब CaCO3। तो ये जैसे वो बताया था ना पहले, वहाँ पे जब वो इससे रिएक्शन करके ये स्लैग बना लेता है, स्लैग बनाने में स्लैग की फॉर्म में CaSiO3 बना लेता है, CaSiO3। तो वो स्लैग होता है, उसको यहाँ पे बनता है, वो निकाल लेते हैं उसको। और जो कार्बन होता है CO2 से रिएक्शन करके 2CO, ये बन गई उसकी कार्बन की। और जो कार्बन के ऑक्सीजन से CO2। और जो फेरस का जो ये ऑक्साइड होता है, ये कार्बन से रिडक्ट होकर Fe प्लस CO बना देता है। तो ये Fe मटेरियल यहाँ पे मिल जाती है, ब्लास्ट फर्नेस, वो Fe वहाँ पे मिल गई। तो ये होता है इसमें। मेन चीज इसमें ये है कि मतलब टेम्परेचर रेंज होती है, मतलब इसमें ये वाली रिएक्शन हाई टेम्परेचर रेंज नीचे होती है, जितने नीचे बढ़ते हैं तो ये कम टेम्परेचर रेंज में होती है, हाई टेम्परेचर रेंज में होती है। तो इसमें टेम्परेचर रेंज होती है। ये और को दिखाते हैं यहाँ पे, ये और रहे हैं, ये ब्लोअर होते हैं, ब्लोअर से एयर फ्लो की जाती है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी होती है, लगभग 70-80 फीट तो होगी। तो ये होती है इसमें। कार्बन और CO क्यों मिलाते हैं और में, ताकि ये रिड्यूस हो सके इसलिए। और CaCO3 का यूज क्या है, सिलिकेट इम्प्योरिटी को रिमूव करे, किसके फॉर्म में, स्लैग के। अब जो आता है, जो नेक्स्ट है, अभी तो Fe फेरस के लिए था, जो मतलब फेरस के लिए रिडक्शन कैसे करते हैं, जो ब्लास्ट फर्नेस में किया था। तो अब आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर के लिए वो रेवर्बोरेटरी फर्नेस, इसमें क्या करते हैं, FeS प्लस CO2S को सिलिका ऐड करके इसको हीट करते हैं। सिलिका क्यों ऐड करते हैं, ताकि नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी स्लैग के फॉर्म में बाहर निकल जाए। तो इसमें क्या क्या रिएक्शन होती है, सब होता है। FeS तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो वो ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, FeO प्लस 2SO2। सबसे बड़ी बात है कि जो कॉपर होता है, कॉपर उस ग्राफ में ऊपर ही ऊपर होता है। तो इसको जो जनरली जो एनसीईआरटी में दिया है उसमें देखना कि कॉपर होगा वो सबसे ऊपर होगा उसका। तो वो इजीली सारे मेटल्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉपर के ऑक्साइड को जनरली इजीली रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर का ऑक्साइड है जो। तो ये चीज है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ये बना FeO।
अब FeO के लिए हमने SiO2 डाला था, तो ये FeSiO3 बना लेगा और ये अलग हो जाएगा स्लैग की फॉर्म में, FeSiO3 बना लेगा। और दूसरी चीज आती है जो ये है CO2S। CO2S के लिए करेंगे CO2S प्लस 3O2, इसको भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रिएक्शन कराई, तो ये भी ऑक्साइड में चेंज हो गया, CO2O प्लस 2SO2। तो इसमें हम सबसे पहले इसको ऑक्साइड में चेंज कर दिया, उसमें रेवरटी फर्नेस में सिलिका के प्रेजेंट में, ये मिक्सचर है इसका। तो उसके बाद जो इसका ऑक्साइड है उसकी रिएक्शन Cu2S से कराएंगे, तो ये क्या बना देगा 6Cu प्लस CO2 सॉरी SO2। ये 99.99% प्योर होता है कॉपर। और जब इससे हम गेन करते हैं कॉपर को, तो इसमें से बबल बन जाते हैं इसकी सरफेस पे इस तरीके से, जब इस फर्नेस से निकालते हैं तो इसको वो क्यों बनते हैं, SO2 रिलीज होती है, इस वजह से वो बबल बन जाते हैं। तो इसको ब्लिस्टर्ड कॉपर भी बोलते हैं। ब्लिस्टर्ड कॉपर भी बोलते हैं इसको, इसलिए ये कॉपर का होता है इसको Cu प्लस SiO2। तो इसमें हम सबसे पहले क्या किया, ये वाली फर्नेस थी, इसमें FeS लिया और ये फेरस सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड इन विद प्रेजेंस ऑफ SiO2। तो इसने क्या ये क्यों डाला है, ये तो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी, इसके लिए हमेशा नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी स्लैग की फॉर्म में ही मतलब सेपरेट होंगी यहाँ से। तो इसमें सबसे पहले क्या किया था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी जो विंडो थी वो ओपन रखी इस वाली फर्नेस की, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फेरस सल्फाइड से रिएक्शन करके ऑक्साइड में चेंज किया इसको और SO2 बाहर निकाली। उसके बाद हमने ये ऑक्साइड था इसको यहाँ लिया, इसकी सिलिका से होगी क्योंकि सिलिका प्रेजेंस है फर्नेस में, तो FeSiO3 स्लैग बना लिया इसमें। उसके बाद जो दूसरा था यहाँ पे Cu2S जो ये था, उसकी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, तो उसने ऑक्साइड में चेंज हुआ सबसे पहले तो, और ये SO2 निकाली। उसके बाद फिर दोबारा ये Cu2S से हुई इसकी रिएक्शन ऑक्साइड की, तो ये 6Cu प्लस SO2 में ये ब्लिस्टर्ड कॉपर होता है, ब्लिस्टर कॉपर 99% प्योर होता है। इसके बाद भी और भी कुछ प्रोसेस करते हैं उससे 100% प्योर भी मिल जाता है। तो इसमें मेन चीज़ ये क्या है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि मतलब ये ऐसे बबल्स क्यों बनते हैं जब इसे निकालते हैं, तो SO2 जब गैस रिलीज होती है तो उसकी वजह से बनते हैं। एक और है कि मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक जिंक का जो और होता है वो क्या होता है, और ऑफ जिंक, ये शुरू में लिखा भी हुआ है ZnO कैलेमाइन होता है। तो इसको क्या करते हैं, मतलब इसमें तो इसके ऑक्साइड को हाई टेम्परेचर पे कार्बन की प्रेजेंस में रिडक्स कर देता है कार्बन, इसको Zn प्लस CO में मिल जाती है हाई टेम्परेचर पे हीट। तो लेकिन इसमें जो टेम्परेचर रहता है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है जिंक में। तो ये इस तरीके से मतलब जिंक का एक्सट्रैक्शन होता है इसके मेटल ऑक्साइड से।